ओम स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नः सारिक्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेक्षादशवामारुताः वृष्णिमातरः शोभं यावानो विदधे भुजगमायाः अग्निर्जिह्वा मानवः सोरजगशसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुं सस्तानो भिर्वसेमहि देवहितं जरायुः शतमेन्नो शरदो अन्वे देव यतरा न शकराजरसं धनो नाम पुतरासो जरा पितरो भवन्ति मानो मध्यारे रेखातायुर्गन्तो आदितिर्गौः आदितिरन्तारिक्षामादितिर्माता सा पिता सा पुत्रः विश्वे देवा आदितेः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जातवम् योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु तं नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। अब मैं जिनके सम्मान के लिए जिनके सुनने के लिए आप लोग इंतजार कर रहे थे, हमारे राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद परम आदरणीय माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ब्राह्मण पुरोधा, जो पूरे प्रदेश में प्रमुख सम्मेलन करके जागरूकता का समाज को संदेश देने सब समाज कर रहे हैं। साथ में कुछ मैं जिला यूनिट ब्राह्मण समाज चाहूंगा माल्यार्पण का स्वागत करने का काम करें। मल्लिकादिसुगन्धीना मालित्यादेन वैप्रः मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ औषधेः प्रतिमोदतमः पूर्ववरे अत्वा इव सजल्वरे शासन के द्वारा माननीय मुख्य अतिथि का प्रतीक चिन्ह माननीय साथ दे रहे नकुल दुबे जी का सम्मान करें। असलम शेर खां जी द्वारा माननीय जी का सम्मान करेंगे। कमलेश सुनील शुक्ला जी द्वारा राजेश अम्बेडकर जी द्वारा माल्यार्पण का स्वागत सम्मान करेंगे। शासन के द्वारा माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी का स्वागत एवं अभिनंदन। माननीय पूर्व मंत्री नकुल दुबे जी का स्वागत करें। असलम शेर खां जी द्वारा, सुनील शुक्ला जी द्वारा, राजेंद्र शुक्ला जी, आरिफ सिद्दीकी द्वारा, फरीद अहमद और महेश मिश्रा जी द्वारा माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे।
हमारे गुड्डू तिवारी जी जो ब्राह्मण समाज में प्रभारी, फरीद भाई, माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत। आरिफ सिद्दीकी जी द्वारा तलवार फेंक कर माननीय मुख्य अतिथि माननीय नकुल जी का माननीय तिवारी जी का स्वागत करेंगे। सुशील पटेल जी, अभिषेक प्रताप जी, सुनील गौतम जी, वकील अहमद जी, मोहम्मद आसिफ जी, ललित गौतम जी माला पहनाकर एक चिन्ह, सुशील पटेल जी और शहजादुल अहमद जी माननीय जी का मुकुट पहनाकर स्वागत अभिनंदन करेंगे। जैद अहमद अपने नगर की टीम के साथ माननीय मुख्य अतिथि का माल्यार्पण जैद अहमद जी अपनी नगर की टीम के साथ आ गए। ऋषि गुप्ता जी माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। सब को आगे बढ़ाते हुए जैद अहमद जी अपनी नगर की टीम की तरफ से माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। माननीय असलम जी की तरफ से सभी को बहुजन समाज पार्टी का नीली टोपी पहना के माननीय असलम जी के स्वागत करेंगे। बेटी देव बाकी सबको पीछे कैप लगा दीजिए। सीआरएल पंथारी जी पूर्व बैंक वरिष्ठ मुख्य मंडल सेक्टर प्रभारी मुख्य अतिथि भगवान बुद्ध की प्रतिमा देकर स्वागत करेंगे। आर्य पंथारी जी टोपी सबको करेंगे, आप टोपी सबको करेंगे भैया। नगर टीम के द्वारा टाइम को बर्बाद न करें, आगे बढ़ते तुरंत। बाकी और लोग पीछे आ गए। नगर की टीम बहुजन यूनिट नगर की टीम के द्वारा जैद अहमद के द्वारा माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी का स्वागत अभिनंदन। अब स्वागत के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय असलम जी से चाहेंगे, ललित गौतम जी जिला सचिव माननीय असलम जी से चाहेंगे जो आगे कड़ी में बैठे हैं उनका कैप पहना टोपी पहना के स्वागत करें। आसिफ जी एडवोकेट, राजेश अम्बेडकर जी, आसिफ एडवोकेट जी, ठीक है। विनोद गौतम जी मुख्य अतिथि और माननीय नकुल जी का स्वागत करेंगे। मुन्नालाल जी आप लोग भी आइए, जो जिला के साथी फटाफट समय का अभाव है, मुख्य अतिथि की बातों को सुनना है, तुरंत आगे बढ़ते रहिए। जो मंच में जो निर्धारित है बाकी नीचे से उनका उद्बोधन सुने। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए फतेहपुर की धरती ऐतिहासिक के धरती में माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी का पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण करते हुए भगधाम उनकी जी की तपोस्थली की फतेहपुर की धरती रही। बाबा निमली जैसे ऐतिहासिक फतेहपुर की धरती, अश्वत्थामा की नगरी यशोधर ये फतेहपुर की धरती, और सुनील कुमार नगर अश्वरी जो अश्वत्थामा में बसा, उत्तर वाहिनी पवित्र गंगा मैया, ये फतेहपुर की बहुत ऐतिहासिक धरती में मैं पूरे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और आप सब समाज ब्राह्मण समाज की तरफ से मैं माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी को माननीय नकुल जी को बहुत हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं सिर्फ माननीय नकुल दुबे पूर्व कैबिनेट मंत्री जो पूरे प्रदेश के साथ में भ्रमण कर प्रमुख सम्मेलन कार्य कर रहे हैं, वो आके माइक संभालने का काम करे। माननीय नकुल दुबे जी।
देर से यहाँ पर कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं। रास्ते में चूंकि काफी व्यवधान था। बहरहाल माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज 73 जिलों की मीटिंग करके आज 74वें जिले में है और जो आशीर्वाद मिल रहा है, जो समर्थन मिल रहा है, जो सहयोग मिल रहा है, उस बात से, उस माहौल से एक बात तो निश्चित हो गया है कि सन 2022 में सिर्फ परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, सन 2022 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है, तय हो चुका है। मैं बहुत ज्यादा विलंब न करते हुए, क्योंकि आप सब लोग उनके नॉलेज सुनना चाहते हैं, हम सबके बीच में युवा हृदय फिल्मराज थोड़ा जा रहा हूँ भाई, उनका हो तो थोड़ा ध्यान दे। हम लोग के बीच में वित्त विहीन शिक्षक एवं कर्मचारी संघ के संरक्षक, जिनके की पूरे प्रदेश में 20 लाख साथी है, वो हम सबके बीच में मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ उनको कि वो इलाहाबाद जनपद में आप पधारे हैं। वो अपने विचार आप लोग के सामने रखेंगे। सम्मानित सचिव वाजपेयी, आज 74वें जिले के रूप में फतेहपुर जनपद के विचार गोष्ठी में मंच पर उपस्थित हमारे अग्रज और ब्राह्मणों के सरताज बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई सतीश मिश्र जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय नकुल दुबे जी, युवा ब्राह्मण चेहरे के रूप में उपस्थित डॉक्टर कपिल मिश्र जी, अशोक द्विवेदी जी एवं तमाम विद्यालयों के प्रबंधक एवं शिक्षक साथी जो हैं, उसमें मुख्यतः कमल यादव जी, परवीन सिंह जी, विभा मिश्रा जी, जन्मेजय सिंह जी एवं तमाम फतेहपुर जनपद से आए हुए शिक्षक एवं प्रबंधक साथियों, आदरणीय मोतीलाल अम्बेडकर जी जिनका बड़ा सहयोग रहता है, अनिल मालवीय जी एवं समस्त उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के भाइयों बहनों, 15 अगस्त के दिन उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े निर्दल संगठन प्रबंधक एवं शिक्षक महासभा ने आदरणीय सतीश मिश्र जी को बहन मायावती जी के नाम से एक पत्र देते हुए इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देने की घोषणा लखनऊ में उनके कार्यालय में जाकर की थी। निश्चित रूप से इस घोषणा के बाद पूरे प्रदेश के 75 जिलों के तमाम हजारों हजार प्रबंधक एवं शिक्षक साथियों के बधाई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और जो हम लोगों के और माध्यमों में हमें प्राप्त हुए हैं। अपवाद स्वरूप कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए। मैंने चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र की मीटिंगों में भी बातें रखी थी। अभी पिछले 2-4 दिनों में कुछ कमेंट्स आए, क्योंकि आज के बाद लखनऊ में इसका समापन होना है 7 तारीख को, इसलिए सबसे पहले मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से क्षमा चाहूंगा कि हो सकता 5-10 मिनट ज्यादा लग जाए, क्योंकि जिन शिक्षकों की या प्रबंधकों की बातें आ रही हैं उनको उनका निस्तारण करना भी अनिवार्य है। हमारे सोनभद्र से हमारे संगठन के बड़े नेता उमाकांत मिश्र जी ने, यहाँ पर जन्मेजय सिंह जी ने, कानपुर के विनय मिश्रा जी ने, तमाम 2-4 ऐसे साथियों ने 2-4 बिंदु रखे कि जब हमारा संगठन इतना बड़ा है तो हमें किसी राजनीतिक मंच को साझा करने की क्या आवश्यकता है, हम क्यों किसी राजनीतिक मंच को साझा करते हैं। दूसरी बात जो हमारे संगठन के कुछ साथियों ने, बहुत कुछ ऐसे साथी थे जिन्होंने बातें कही, दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारा शिक्षक जो भ्रमित हो रहा है कि हमारे संगठन के एकाध लोग सपा के पास चले गए थे, 1-2 हमारे एमएलसी भाजपा की दामन में अपने को छिपा लिया है, तो हमारा शिक्षक गुमराह हो रहा है, विभ्रमित हो रहा है कि हम सपा का समर्थन करें, भाजपा का करें या बहुजन समाज पार्टी का करें। मैं
आदरणीय उमाकांत मिश्र या और ऐसे लोग जो दो चार लोग जिनकी मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लगभग हमारा समस्त शिक्षक इस बात से सहमत है कि हमने किन परिस्थितियों में बहुजन समाज पार्टी का समर्थन किया है। लेकिन जो दो चार साथियों के अंदर, चाहे वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो या किसी राजनीतिक दल से उनकी संलिप्तता हो, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो उनके प्रश्न थे उसके विषय में मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब 2012 के पूर्व आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने घोषणा पत्र में प्रदेश के 20 लाख शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को मान देने की बात कही थी, अपने घोषणा पत्र में शामिल की थी, उस समय हम लोगों ने जोर शोर से उनका समर्थन किया था और आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो 3 वर्ष तक हम लोगों को एक फुटबॉल की तरह इस मुख्य सचिव से प्रमुख सचिव शिक्षा से मुख्यमंत्री आवास तक के दौरे लगाते रहे और 4 वर्ष इसी तरह से उन्होंने निकाल लिए। जब 5वां वित्तीय वर्ष उनका आया तब उन्होंने अपने ISO की मीटिंग करने के बाद, अपने सचिवों की मीटिंग करने के बाद हमारे शिक्षकों को भीख के रूप में 1000 रुपए प्रति माह मानदेय नहीं बल्कि एक बोनस के रूप में दिया था और उसने लिखा था इस आदेश में कि यह सिर्फ इसी वर्ष के लिए लागू होगा, भविष्य में दृष्टांत नहीं माना जाएगा। हम लोग बहुत व्यथित हुए, दुखी हुए और इतनी विलंब में पैसा प्राप्त हुआ कि 100 करोड़ रुपए वापस सरकार के खाते में चला गया, हमारे शिक्षक साथियों के खाते में वो 1000 रुपए प्रति माह ही नहीं आ पाया था। हम लोगों का दुख देखकर हमारी विधानसभा के सामने हमारी मीटिंगों में उस समय के स्थानीय तत्कालीन भाजपा नेता आए और उन्होंने मंच से घोषणा की थी कि सपा ने जो आपको भीख दी है, जब आप सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे तो हम आपको एक सम्मानजनक मानदेय देंगे। वर्षों तक हम लोग की मुलाकात जब आदरणीय मुख्यमंत्री से कभी 6-7 महीने में एक बार हो पाती थी तो उन्होंने हरदम ये कहा कि हम देखेंगे 2 बजे चलने के बाद जब हम लोगों ने 30 वर्ष में वार्ता की तो उन्होंने कहा कि हमें सूचना मिली है, हमें बोर्ड से हमें अधिकारियों के द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तहीन प्रदेश के वित्तहीन विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक पात्र नहीं होते हैं। ये गांव के, शहरों के विद्यालयों में हाई स्कूल इंटर की डिग्री लेकर जाते हैं और अध्यापन कार्य करते हैं। हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि आप अपने बोर्ड की साइट में देखिए, आप अपने रिकॉर्ड्स में देखिए, DIS के हम लोगों के प्रपत्र जमा होते हैं। हमारे प्रदेश का कम से कम 8 से 10 लाख शिक्षक आज की तारीख में पूरी अहर्ताएं रखता है। उसके बाद हमारे शिक्षण कर्मचारी और हमारे जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं उनमें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन योगी जी ने कहा नहीं, हम अपने अधिकारियों की रिपोर्ट मांगते हैं और आप लोगों को हम मानदेय नहीं दे सकते हैं। उनके इस घोषणा के बाद हम लोगों ने एक विशाल धरना प्रदर्शन किया। उसमें कम से कम आपके फतेहपुर की बहुत सभागता थी, इलाहाबाद मंडल की बहुत सभागता थी, 25,000 की तादाद में हम लोगों ने विधानसभा को घेर लिया था। आप लोगों को याद होगा जो साथी गए होंगे। और जब चारों तरफ से हमें पानी की बौछारों से पुलिस की फोर्स के द्वारा रोका गया, हमें गाड़ियों में बैठाकर, वाहनों में बैठाकर अलग अलग स्थानों पर ले जाया गया, तब हमारे महिला शिक्षिकाओं ने आगे आकर के हमारी एक महिला शिक्षक ने अपना सर उड़ाते हुए गांधी प्रतिमा के सामने यह घोषणा की कि हम आज इस झूठी सरकार की अंत्येष्टि करते हैं। और जब उन्होंने ऐसा कृत्य किया तो उसी 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मंच से कहा, अपने कार्यालय से कहा कि ये जो शिक्षक आज वित्तहीन के जिन व्यापार के सामने गांधी प्रतिमा के नीचे अपना सर उड़वा रहे हैं, इनके पूर्व जन्म के ऐसे पाप थे, ऐसे कर्म थे, जिनको इस जन्म में ये अपना सर उड़वाना पड़ रहा है। साथियों, शिक्षक दिवस के दिन आप सभी जानते हैं कि इस प्रदेश के मुखिया ने हम शिक्षकों को कितना बड़ा तोहफा दिया था। आज मैं आपको यह आगाह करना चाहता हूं कि कल पुनः 5 सितंबर शिक्षक दिवस का दिन है और संयोग से आज 4 सितंबर के दिन हमारा ये फतेहपुर से लखनऊ की राजधानी को छोड़कर ये विचार गोष्ठी का समापन है। 5 सितंबर के दिन पुनः इस भाजपा सरकार और सपा सरकार ने एक माया जाल रचा है, क्योंकि भाजपा सरकार के पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उसने कल एक शिक्षक सम्मान का आयोजन किया है। पूरे प्रदेश के जिला विद्यालय रेस्को और DSO को आदेश दिया है कि आप पूरे प्रदेश के वित्तहीन शिक्षकों की लिस्ट बनवाइए और उनको सम्मानित कर दीजिए, जिससे कुछ उनके घाव में मलहम लगाया जा सके। आपको आश्चर्य होगा कि कल जो सम्मान समारोह हो रहा है उसमें जो 1,50,000 रुपए या कोरोना में मरने वाले वित्तहीन शिक्षकों को जो 1,50,000 रुपए का अनुदान दिया जा रही है सरकार, मैं आज ही आपको
बता देना चाहता हूँ, वो भी किसी सरकारी बजट से नहीं दिया जा रहा है, बल्कि आपने जो अगस्त माह में 325 करोड़ रुपए इस सरकार के खाते में पंजीकरण शुल्क और बोर्ड परीक्षा के रूप में जमा किया था, उस पैसे का उपयोग यह आपके शिक्षकों को गुमराह करने के लिए, आपके प्रबंधकों को गुमराह करने के लिए कल पूरे प्रदेश के 75 जिलों में बीआईएस के माध्यम से, बीएसए के माध्यम से दिया जाएगा। अतः शिक्षक साथियों, इस सरकार की माया में मत पड़ना। ये गुमराह करने वाली सरकार ने ये 5 साल तक हमको लाठियां दी हैं, हमारे धरने प्रदर्शनों को तोड़ा है, अपने वादे से मुकरे हैं, तो अब हमको क्या दे सकती है। दूसरी चीज, कल सपा भी बहुत बड़ा शिक्षक समारोह करने जा रही है और अभी भी क्लिप मेरे पास पड़ी हुई है वहां के एमएलसीओ की। उन्होंने अपने एमएलसीओ को निर्देश दिया है कि आप घूम घूम करके पूरे प्रदेश के 75 जिले के जो शिक्षक के नेता हैं या वहां के जो बहुत सम्मानित प्रबंधक साथी हैं, उनको जाकर 2 से 5 लाख रुपए की निधि ऐसे दे दीजिए जिससे शिक्षक एकजुट होकर बसपा के समर्थन में अपने मतों का प्रयोग न कर सके। और उन्होंने ये भी कहा है कि अखिलेश यादव जी कल घोषणा करेंगे कि हम भी अब शिक्षकों को मान दे देंगे और अपने कर्मचारियों को पेंशन 2004 के बाद के कर्मचारियों को पेंशन देंगे। मैं आज से वादा लेना चाहता हूं कि जब सपा के कार्यकर्ता, सपा के शिक्षक जो है जब आपके बीच में आए तो आप उनसे प्रश्न करिएगा कि माननीय अखिलेश यादव जब 5 साल थे सत्ता में और उनके घोषणा पत्र में शामिल था कि हम मान दे देंगे, तब उन्होंने क्यों नहीं दिया। आज जब बहुजन समाज पार्टी ने अपने 74 जिलों में ये ऐलान कर दिया है, अपने राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय सतीश चंद्र मिश्र जी के माध्यम से बहन मायावती जी ने यह संदेशा दिलवाया है कि जाकर के प्रदेश के समस्त रुचिहीन शिक्षकों और प्रबंधक साथियों से कह दो कि बहन जी सत्ता में आने के बाद 3 माह के अंदर पहली कैबिनेट बैठक में यदि सबसे पहले कोई कार्य करेगी तो वो पूरे प्रदेश के 20 लाख शिक्षक एवं शिक्षक कर्मचारियों को मानदेय देने का काम करेंगी, उनकी नियमावली बनाने का काम करेंगी और उसके बाद जो दूसरा काम करेंगी वो 2004 के बाद जो हमारे शिक्षक कर्मचारी पेंशन से मोहताज हैं उनके लिए काम करेंगे, उनके पेंशन पर काम किया जाएगा। और जो हमारे संस्कृत विद्यालयों के टीचरों में जो नियुक्तियां बंद कर दी गई हैं, हमारे संस्कृत विद्यालयों को बंद करने की जो साजिश रची जा रही है, हम आकर प्रत्येक विद्यालयों को खुलवाएंगे और वहां पर पूरी जो जितनी भी जगह रिक्त हैं उनको पूर्ण करेंगे। मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से दिग्भ्रमित होने की जरूरत, क्योंकि कल के बाद से परसों से सपा और भाजपा के मायावी लोग आपके बीच जाएंगे, किसी को अपनी निधि के माध्यम से, किसी को भाजपा के इस कोरोना काल में मृत अध्यापकों के माध्यम से कुछ डोनेशन देकर ये दलील प्रस्तुत करेंगे कि आपके साथ सिर्फ हम ही लोग खड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज जब ये आग पूरे प्रदेश में फैली है तो सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती जी के नेतृत्व में, बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय सतीश मिश्रा जी के नेतृत्व में फैली है। और जब उनको लगा कि इससे हमारी सत्ता जा सकती है तो उन्होंने आज 5 सितंबर को एक ढोंग रचने का काम किया है। मैं चंद पंक्तियों के साथ आपका आह्वान करता हूं कि निश्चित रूप से यदि हमने किसी प्रकार के उनके बहकावे में आकर ऐसा कोई कार्य किया तो हमारा शिक्षक समाज, हमारी आने वाली पीढ़ी और हमारे गरीब शिक्षक कर्मचारी हमें कभी माफ नहीं करेंगे। यदि हम टुकड़ों पर बटे, हम 2 लाख 1 लाख रुपए के लिए अपनी अस्मिता को गिरवी में रख देते हैं तो कभी हमारा शिक्षक समुदाय में माफ नहीं करेगा। आपको ये याद रखना होगा कि वो 1 लाख रुपए देकर आपको खरीदना चाहते हैं, लेकिन जब बहन मायावती जी की सरकार आएगी और एक विद्यालय को अगर 2 लाख रुपए भी मानदेय के रूप में मिला तो आपको 24 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष मिलेगा और वह प्रतिवर्ष कुछ न कुछ बढ़ेगा। हो सकता है कि आगामी चुनाव के पहले बहन मायावती जी आपको पूर्ण शिक्षक के रूप में दर्जा प्रदान कर दें। मैं इन्हीं तत्वों के साथ आपका आह्वान करता हूं कि जो भूल हुई तुमसे पहले, जो भूल हुई तुमसे पहले वो भूल नहीं दोहराना है। उस बार जिताया कमल फूल को, इस बार हाथी एरावत को अपनाना है। इस बार अगर तुम भूल गए जीवन भर पछताओगे। अब की जो वोट दिया इनको समझो खुद अपनी मौत बुलाओगे। जो भूल हुई तुमसे पहले वो भूल नहीं दोहराना है। उस बार जिताया कमल फूल को, इस बार हाथी को अपनाना है। जय हिंद, जय शिक्षक, जय शिक्षक महाराज।
बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित वाजपेयी जी, संरक्षक महोदय। हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत यहाँ पर मौजूद है जिसके बारे में मैं आपको सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं कि एक बात आप सबकी जानकारी में है कि 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में आई, उसने सबसे पहला निशाना अगर किसी को बनाया तो ब्राह्मण समाज के लोगों को बनाया। ये बात पूरे प्रदेश में जन जन में व्याप्त है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कोई दुश्मन है तो ब्राह्मण समाज के दुश्मन है। पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जी ने आह्वान किया, आपको याद होगा 2007 के पहले भी उत्तर प्रदेश में ब्रह्म समाज के साथ, उसके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। तब 2007 में पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जी के आह्वान पर हम सब लोगों ने मिलकर के बहुमत से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई थी। आदरणीय बहन कुमारी मालवीय जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि बादी मिश्र जी ने 23 जुलाई सन 2021 से जो अश्वमेध का घोड़ा लेकर के मैदान में उतरे हैं, उनके सुपुत्र भाई कपिल मिश्रा जी जो युवा हृदय सम्राट है, वो भी आज हम लोग के बीच में यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनका आह्वान करता हूँ कि कृपया माइक पे आए और अपने शब्दों से आप हम लोग को प्रेरित करें, आप हम लोग का आह्वान करें। भाई कपिल मिश्रा जी। मंच पे उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को और यहाँ पे आए सभी लोगों को जो आज हमारे आदरणीय पिताजी को सुनने आए, मैं उन सभी का आदरणीय दिल के साथ प्रणाम करता हूँ, यहाँ पे स्वागत करता हूँ। साथियों, 23 जुलाई के पहले जब ये पूरे 75 जिले का ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करने के पहले जब ये मेरे पिताजी ने निश्चय लिया कि सब जगह जा जाके पूरे प्रदेश में घूमेंगे, तब मैंने उनसे पूछा कि आप की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी उस समय और आप 70 वर्ष के होने जा रहे हैं, तो इस समय ये उचित है कि नहीं है। तब मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा कि क्यों मैं ये पूछ रहा हूँ, तो मैंने कहा कि मुझे उनकी चिंता है और आपकी चिंता है इसलिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जिस तरह मुझको उनकी चिंता है, उसी तरह मेरे पिताजी को पूरे प्रदेश की जनता की चिंता है। इसी वजह से वो पूरे 75 जिलों में जा जाके अब तक 27,000 किलोमीटर पूरा करके अब यहाँ आपके पास आए हैं। तो मैं यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा, खासतौर से नौजवान साथियों के जो यहाँ काफी मात्रा में उपस्थित हैं, कि इस सरकार ने और पिछली सरकार ने पिछले 9 साल में सिर्फ धोखा देने का काम किया है। खासतौर से इस सरकार ने पिछले 5 साल से जो पूरे होने जा रहे हैं और जब से केंद्र में भी सरकार है, इन्होंने कहा, प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे और 2 करोड़ नौकरी देना छोड़ प्रत्येक वर्ष इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां छीनने का काम करा है। और खासतौर से जब पिछले कोरोना काल में कितने लोग बेरोजगार हो गए, तो उनको जब वो बेरोजगार हो गए और उनको रोजगार अभी तक नहीं मिला है, और जब वो अपना रोजगार और नौकरी मांगे नौजवान लोग खासतौर से सर्व समाज के जब पहुंचते हैं, तो उनको बदले में सिर्फ लाठी और डंडे ये लोग देते हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया में जिस तरह से ये लोग अपना दुष्प्रचार करते हैं और झूठी बातें फैलाते हैं, तो उसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। जबकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने कार्यकाल में 23,50,000 युवकों को नौकरियां उस समय दिलवाई थी। और जहां तक ये है, ये खाली झूठी बातें फैलाते हैं। और जहां तक रही बात आरक्षण की, ये अपनी पीठ थपथपाते कि हमने आरक्षण लिया, आरक्षण करा। आरक्षण किस बात का? रेलवेज हो, चाहे जो भी सरकारी यूनिट्स हो, उसको क्या कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेचने जा रहे हैं। और ये उनका सबसे लगातार चल ही रहा है। तो ये आप जानते हैं, प्राइवेट कंपनियों में कोई आरक्षण नहीं होता है। तो जब ये सारी सरकारी यूनिट्स प्राइवेट लोगों के हाथ में भेज देंगे,
तो किस बात का आरक्षण और किस बात की नौकरी युवाओं के लिए। तो इस तरह ये लोग छल कपट करके और बेवकूफ बना के अपना झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। मेरे पिताजी से मैं यही कहना चाहूंगा कि उन्होंने अभी तक इतना सब पूरे 75 जिलों में फैले हैं, तो उनकी मेहनत को सफल बनाने के लिए मुझे अगर थोड़ी भी मेहनत करनी पड़े और मैं साथ में, तो मैं ये वादा करता हूँ जहां जहां जरूरत पड़ेगी और आदरणीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए जहां जहां मेरा भी जरूरत होगी, तो मैं वहां पूरे प्रदेश में जा जाके आपका और आदरणीय बहन जी की बात रखूंगा और उनका मैसेज पहुंचाऊंगा। और इसके लिए मुझे कोई पद की या कोई चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। मेरा पद यही है कि मैं आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का लड़का हूं और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मेरी बुआ है। उनका 20 साल से हमें आशीर्वाद और हमारे परिवार को उनका आशीर्वाद और प्यार मिलता है। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और दायित्व बनता है कि अब की बार मेरे बस में जो भी हो, मैं सभी युवाओं से खासतौर से कहना चाहूंगा कि घर घर जाएं, मेरे पिताजी ने आप जो बातें रखेंगे वो बातें सुने और जहां जहां तक आप जा पाए वहां उनकी बातें फैलाएं और घर घर उनकी बातें पहुंचाने की कोशिश करें। और अब हमारा सबके मिलके ये संकल्प लेना है कि 2022 में अब आपकी सरकार बननी है और बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लूंगा और मैं चाहूंगा जो भी फिर से पुनर्विनय करूंगा कि जो भी बातें आप यहाँ पे मेरे आदरणीय पिताजी के द्वारा सुने तो उनको अपने जहन में रखें और अपने साथ लेके जाएं। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कपिल जी। एक शख्सियत और भी हम लोग के बीच में है जो कि दिनांक 23 जुलाई सन 2021 से लगातार पूरे मनोयोग से पूरे ताकत से हम लोग के साथ लगे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि 2 मिनट में आदरणीय अरुण द्विवेदी जी भी अपना आखिरी वचन हम लोगों को दे। और उनका भी ये ताकत है कि वो 70 साल की उम्र के हैं लेकिन हमसे ज्यादा जोर शोर से लग करके ब्रह्म समाज के मान सम्मान को साबित करने में तत्पर है। उनके लिए जोरदार तालियां हम लोग बजाएं और उनका आवाज करें। बहुत धन्यवाद जी। आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी, श्री संजीव वाजपेयी जी, माननीय नकुल जी और गर्ग साहब और कपिल जी, आप सब लोगों ने कपिल जी की बातें सुनी है। नौजवान हैं और उनके दिल में नौजवानों के लिए, विशेषकर बेरोजगार नौजवानों के लिए बहुत तकलीफ है और उसी तकलीफ को बयान करने के लिए उन्होंने निश्चय किया है कि हम लोगों के बीच में जाएंगे, क्योंकि बहन जी की सरकार जब जब आती है तब तक नौकरियां तो मिलती ही हैं, नौकरियों के साथ साथ रोजगार भी मिलते हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि नौकरियां गायब है, रोजगार गायब है, नौजवान सड़कों पर है। जो कोरोना काल था उसमें किस तरह से लोगों की बर्बादी हुई है, किस तरह से तबाही हुई है और इन सरकारों ने कुछ नहीं किया। 2012 से लेकर और 2021 तक केवल इन लोगों ने बर्बादी दी है, किसी को कुछ नहीं दिया है। तो आज मैं आह्वान करना चाहता हूं, और ये पुरानी कहावत है कि जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ असुर महाअभिमानी तब तब प्रभु धरि विभिन्न रूपा हरई कृपा निधि सबकी पीड़ा। मिश्रा जी आ गए हैं, सरकार बननी तय है 2022 में, बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। आप सब लोग अपना अपना कर्तव्य निभाइएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बिना किसी भूमिका के आमंत्रित करता हूँ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके प्रयास को, जिनके दम पर, जिनके बल पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में। एक बात बताइए आप लोग, हमारे समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के अलावा कोई ब्रह्म समाज का नेतृत्व करने वाला आप लोग मिल रहा है? साथ बोलिएगा, कोई मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है और हम सबको जानकारी हो गई है कि ब्रह्म समाज के मान सम्मान को स्थापित करने में अगर कोई योगदान दे सकता है आगे बढ़ करके, तो पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जी है। तो हम सब लोगों का ये दायित्व होता है कि हम लोग सतीश चंद्र मिश्रा जी के मान सम्मान की लड़ाई में, उनकी अगुवाई में हम लोग काम करने का करें। मैं
आपको आमंत्रित करता हूँ कि कृपया माइक पर आए, हम सबको आशीर्वाद दे और हम सबका ये आह्वान करें कि आने वाली 2022 में हम लोग बहुजन समाज पार्टी सरकार उत्तर बनाने जा रहे हैं। माननीय व्यक्ति आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद जिंदाबाद, आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी नेतागण, श्री नकुल दुबे जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश, श्री प्रदीप गर्ग जी, श्री भूपेंद्र तिवारी जी, मंडल संयोजक, श्री नीरज पाती जी, जिला अध्यक्ष, श्री शाश्वत गर्ग जी, जिला कोषाध्यक्ष, सुशील गौतम जी, श्री राजू गौतम जी, राजेंद्र मिश्र जी, संतोष त्रिपाठी जी, श्री मुरलीधर जी, असलम शेर खान जी, फरीद खान जी, सुशील पटेल जी, राम नारायण निषाद जी तथा यहाँ पर आए हुए सभी बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और हम लोग का हौसला बढ़ाने के लिए इतनी देर से यहाँ पर रुके हुए हमारे साथियों, माताओं, बहनों और हमारे मीडिया के साथियों, सबसे पहले तो हम इस ऐसी भूमि जो भरू की भूमि, तपस्वी भूमि है और जहाँ पर की अश्वस्थामा नगरी जो ये हम जहाँ पर आज हम लोग आए हुए हैं, इसमें हमको ये मौका मिल रहा है कि हम आपके बीच में फिर से आकर के, इसके पहले भी कई बार आए, फिर से आकर के अपनी बात रखें। इसके लिए मैं अपने को बहुत समझता हूँ कि मुझे मौका मिला, ये मेरी खुशकिस्मती है। भाइयों, आपसे ज़्यादा कुछ बहुत विस्तार पे न कह करके मैं अपनी बातें आपके बीच में, क्योंकि आप बहुत देर से बैठे हुए हैं, मैं अपनी बातें सूक्ष्म में रखूंगा। आज उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अत्याचार हो रहा है और खास तौर से ब्राह्मण समाज और दलित समाज के ऊपर ये किसी से छुपा नहीं है। किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोगों को चिन्हित कर करके और उनको ठिकाने लगाया जा रहा है, उनको मौत की घाट उतारा जा रहा है, उनको शूट आउट करके मारा जा रहा है और ढूंढ ढूंढ करके जो मजबूत किस्म के आदमी हैं और ब्राह्मण समाज के लोग हैं तो उनको प्रताड़ित भी किया जा रहा है, उनकी जमीनें जब्त की जा रही हैं, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, उनके बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और ठीक इसी प्रकार से दलित समाज को भी उत्पीड़ित किया जा रहा है। किस तरह से बलिया में दलित समाज के पूरे घर को उखाड़ के फेंक दिया और किस तरीके से बुलडोजर चला करके करने का काम किया। किस तरह से दलित समाज की बेटी को हाथरस में कितना दर्दनाक किस दृश्य था वो, जबकि देखने को मिला कि एक दलित समाज की लड़की और जिसके साथ बलात्कार हुआ और बलात्कार होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और उस लड़की का मृत्यु शरीर भी उनके घर वालों को नहीं दिया जाता है। ये पूरे देश में और विदेशों में भी लोगों ने देखने का और इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि जो इसमें मुलजिम लोग हैं वो हमारे अपने लोग हैं और चूंकि वो हमारे अपने लोग हैं हमें उनको बचाना है और जिला मजिस्ट्रेट को आदेश दिया जाता है कि किसी भी प्रकार से इनका शरीर, इस लड़की का शरीर उनके घर वालों को न दिया जाए। आपने देखा कि किस तरह से उसकी मां रोती रही, भिलकती रही, बच्चे, उसके भाई बहन शरीर के लिए कि हमको दे दो, हम अंतिम संस्कार को कर लें, लेकिन नहीं, मुखिया का आदेश है नहीं दे सकते। शरीर देखने को भी नहीं दिया, चेहरा भी देखने को नहीं दिया और रात के 2:30 बजे जिला अधिकारी को जो निर्देश मिला था उसके तहत में उस लड़की को ले जाकर के और खेतों में मिट्टी का तेल डाल करके पुलिस के हाथों उसको जलवाने का काम किया। घृणित काम हुआ। ये खाली उत्तर प्रदेश में हो सकता है, दुनिया के किसी कोने में नहीं हो सकता। इसकी बदनामी पूरे प्रदेश और देश में ही नहीं, विदेशों में भी हुई। वहां के अखबारों में, वहां के मीडिया में छपा और उत्तर प्रदेश का नाम आया और हाथरस जिले का भी नाम आया कि ऐसा एक प्रदेश है जहां पर एक लड़की के साथ में इस तरह से दर्दनाक हादसा होता है और उसके बाद उसके शरीर को भी उनके घर वालों के हवाले नहीं किया जाता। ये उत्तर प्रदेश में आपने देखा, जब से सरकार आई है तब से आते ही इन्होंने, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों, उनके ऊपर ये हमलावर हो गए थे। जुलाई 2017 में ही
इन्होंने उत्तर प्रदेश में रायबरेली में किस तरह से 5 ब्राह्मण समाज के नौजवान साथी मार दिए गए थे। वो उनके ऊपर दोष लगाया मारने के बाद में कि ये तो अपराधी थे और इनका तो ये हश्र होना ही चाहिए था। हम जब उनके घर गए तो हमने तो सोचा बहुत बड़े अपराधी हैं, उनके घर में तो बड़ी धन दौलत होगी, और घर जाकर के देखा तो घर नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी, वहां तो सिर्फ झोपड़ी थी और झोपड़ी में भी आग लगा दी थी। इसके बाद तो सिलसिला शुरू हो गया, इन्होंने आते ही बता दिया था कि आप लोग हमारे निशाने पर हैं। उसके बाद चाहे गोरखपुर हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे लखनऊ हो, वहां पर वरिष्ठ अधिवक्ता लोगों को गोलियों से मार दिया गया। और क्या था, खाली वो मुखर रहते थे, इस सरकार के खिलाफ बोलते थे, इनका असली चेहरा सामने दिखाने का काम करते थे, इसलिए उनको ठिकाने लगाने का काम कर दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद इन्होंने आगे बढ़ते हुए एक के बाद एक, जब कानपुर का उन्होंने, उसके बाद चाहे मिर्जापुर हो, चाहे झांसी हो, चाहे नोएडा हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे बलिया हो, हर जगह उन्होंने एक एक करके इस तरह से अनेकों सैकड़ों ब्राह्मणों को की हत्याएं इस सरकार में हो गई और उनको गोलियों से भी मार दिया गया, एनकाउंटर तक कर दिया गया पुलिस का, वो भी हत्याओं की है। लेकिन इन्होंने जब कानपुर में बिगड़ू कांड हुआ तो उसका फायदा उठाते हुए किस तरह से नरसंहार किया ब्राह्मणों का, किस तरह से ब्राह्मणों के ऊपर इन्होंने हमला बोलने का काम किया। एक मारा हो, 2 मारे हो, आधा दर्जन लोगों को गोलियों से उड़ा दिया। कानपुर में ला करके, उज्जैन से ला करके आपने विकास दुबे को तो मार ही दिया, गाड़ी से कहते गाड़ी पलटी, वो बाहर निकला, भाग रहा था, हमने गोली मार दी। बाकियों का क्या दोष था? 17.5 साल के लड़का जो कि हरियाणा में काम कर रहा था, उसको उठा लाया हरियाणा से ला करके, उसकी भी गाड़ी पलटती इटावा में, उसको भी बाहर निकालते हैं, उसको भी शूट आउट करते हैं। राकेश पांडे का क्या दोष था, जो कि राकेश पांडे अपने माता पिता उसके कोविड में बीमार थे, उनको देखने के लिए लखनऊ गया और उनका इलाज करा रहा था। उनको वहां से उनके माता पिता के बीच में से उठा ले गए और कहा कि ये बहुत बड़ा अपराधी है, और उसको ले जा करके वहीं लखनऊ में कंटोनमेंट में गोलियों से मार करके उसका एनकाउंटर कर दिया। और इतना ही नहीं, विनय तिवारी नाम का लड़का, वो तो एक एप्पल कंपनी, बहुत मशहूर कंपनी, उसमें काम करता था। काम करके जब वो वापस लौट रहा था अपने घर से, घर के लिए गाड़ी रोकी, पुलिस वालों ने नाम पूछा उसका, जैसे ही बताया गया कि तिवारी है, ब्राह्मण है, उसके भी गोली मार दी सीने में, वो भी मर गया। कितने लोगों को मारा? आपने कानपुर में बिगड़ू कांड के नाम पे 1-2 नहीं, 50 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया, आधा दर्जन मार दिया। उससे इनको सब्र नहीं हुआ, इनका मन नहीं भरा, इन्होंने जेल के पीछे 50 से ज्यादा लोगों को डालने का काम किया। और जो लोग वहां मौजूद नहीं थे उनको सिर्फ ये कहते हुए कि अच्छा मौका मिल गया है इनको सबक सिखाने का, ये ब्राह्मण समाज के लोगों को, और इसलिए इनका नाम ले लो, और नाम लेकर के उन्होंने उसमें जो है जो भी बड़े मजबूत किस्म के लोग थे उनके नाम डाल दिए और नाम डाल करके जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। इतनी धाराएं लगा दी उनके ऊपर, इतनी धाराएं लगा दी कि जिससे कि वो 15-20 साल तक जेल में ही चलते रहे। कोई मुकदमा की जरूरत नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, लेकिन वो जेल में बंद है। और इतना ही नहीं, इन्होंने तो महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। घर में 2 महिलाएं काम कर रही थी, उनको उठा ले गए। काम करने वाली महिला के साथ में उसकी 4 साल का लड़का, मासूम सा लड़का, और उसकी 6 साल की बच्ची, उसको भी नहीं छोड़ा, उनको भी जेल में ले जाके बंद कर दिया। और आज भी वो जेल के पीछे वो लोग पड़े हुए हैं और ये कहते हैं ये ब्राह्मणों के बच्चे हैं, तो ये इनको वहीं पर जेल में पड़े इनको सड़ने दो और वहीं पर ये बहस हो करके निकले। इतने साल जेल में रखने का काम करो। इतना ही नहीं, 30 तारीख को जिस लड़की की शादी होती है, एक दिन पहले खुशी दुबे, पहले वो खुशी तिवारी थी, उसकी शादी 30 तारीख को होती है। पहली तारीख उसका पहला दिन था और दूसरी तारीख को उसको उठा ले गए और उठा के ले जाकर के जेल में बंद कर दिया। पहले 7 दिन तक अज्ञात स्थानों पर रखा, क्या किया उसके साथ क्या नहीं किया किसी को नहीं मालूम। उसके बाद ले जाकर के जेल में बंद कर दिया। जब पता लगा ये तो नाबालिग है और जुवेनाइल बोर्ड ने कहा कि नाबालिग है, इसको आप बड़े जेल में नहीं रख सकते, ये अपने आप में एक जुर्म है, तो उसको ले जाकर के बाराबंकी में, कानपुर की लड़की को बाराबंकी में ले जाकर के, और वहां 2 कमरों में 47 लड़कियां पहले से बंद थी,
वहीं पर उसको 48वीं लड़की करके उसको वहां बंद करने का काम था। और उसके बाद उसकी बेल ना होने पाए, इसके लिए मुखिया ने, जो लखनऊ में बैठ करके मुखिया ने निर्देश किया, जब उनको ये पता लगा कि अब तो उसकी बेल हो जाएगी, उच्च न्यायालय से बेल मिल जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर क्या दोष लगाया जाए। उसने, उसके हाथ में ना कोई बंदूक, ना कोई उसने मारपीट की, वो तो घर के अंदर शादीशुदा लड़की बैठी हुई थी मेहंदी लगाए हुए, तो उसको कैसे बेल रोकी जाएगी। तो लेकिन मुखिया का आदेश हुआ कि किसी भी हालत में इसकी बेल नहीं होनी चाहिए, और ये देखो कुछ भी करना पड़े इसकी बेल नहीं होनी चाहिए, इन ब्राह्मण समाज के लोगों को सबक सिखाना है। और उसके बाद क्या हुआ कि उसकी बेल ना हो, इसलिए एक फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया गया। वहां की अधीक्षिका जो थी उससे एक सर्टिफिकेट बनवाया गया और उसको अदालत में दाखिल किया गया, ये कहते हुए कि ये लड़की जो है, खुशी दुबे अपनी साथियों से कह रही थी कि उसने कहा है कि अगर हमारी बेल हो गई तो हम बाहर निकल करके और इस प्रदेश की सबसे बड़ी दुर्दांत अपराधी बन जाएंगे, और इसलिए इसकी बेल नहीं होनी चाहिए, और इसी वजह से उसकी बेल खारिज करा दी गई। ऐसी इनकी सोच है। ये आते तो है आपके पास वोट मांगने के लिए, जब तो हाँ तो झूठे वादे, झूठा मुखौटा पहन करके आते हैं, 15 लाख हर एक के खाते में डाल देंगे, हमको वोट दे दो। 15 नए पैसे भी लेने का काम नहीं हुआ, 15 लाख की बात तो बहुत दूसरी है। 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे नौजवानों से कहा, 2 करोड़ नौकरियां छीनने का काम किया। सारे सार्वजनिक उपक्रम, पूरे देश की जितनी कमाई आप लोगों की थी 70 वर्ष की, उसको निजी हाथों में बेचने का काम, इनके चुनिंदा 2-3 जो उद्योगपति हैं उनको बेचने का काम कर दिया। चाहे वो रेलवे हो, चाहे बिजली घर हो, चाहे वो ONGC हो, ऑयल इंडिया हो, गैस अथॉरिटी हो, चाहे वो हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी हो, HAL हो, और चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो, बैंक को भी इन्हीं के हाथों में बेचने का काम कर दिया। और यही जगह तो होती है जहां नौकरी मिलती है। जब आपने इसी को इनके हाथ बेच दिया तो नौकरी कहां से मिलेगी। और जब नौजवानों ने कहा कि आपने तो वादा किया था, हमसे वोट लिया था और कहा था कि आप हमारे साथ में आ जाओ, हम तुम्हें नौकरियां देने का काम करेंगे, कहां गई हमारी नौकरी। तो उनसे क्या कहते हैं, नौकरी तो हम नहीं दे सकते, लेकिन जाओ और अब जाकर के पकौड़े बेचने का काम करो, तुम लोग पकौड़े बेचो, उससे अपनी जीविका चलाओ। ये सलाह उनको देने का काम किया। पकौड़े बेचना, ठेला लगाना, ये सब हम लोग कोई बुरी बात नहीं मानते। बहुजन समाज पार्टी तो गरीबों के ही लिए पार्टी बनी है, उन्हीं के लिए लड़ती है, उनके लिए दिन रात काम करने का काम करती है, लेकिन धोखा तो नहीं देती है, धोखा नहीं देना चाहिए। इन्होंने तो धोखा देने का काम किया नौजवान साथियों को, इनकी धोखा देने की आदत पड़ गई है। किस तरह से वित्तहीन शिक्षकों को और उनके कर्मचारियों को धोखा दिया इन्होंने। पहले समाजवादी पार्टी ने दिया, अब भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और आपने अभी उनके संरक्षक को सुनी दिया, वाजपेयी जी को, उन्होंने पूरी बातों का खुलासा आपके सामने कर दिया। कल शिक्षक दिवस है, और इस शिक्षक दिवस के पहले अभी तो वहां पर लाठियां दे रहे थे, बौछारें मार रहे थे उनके ऊपर, महिला को अपना सर तक छुड़ाना पड़ा, ये कहते हुए कि हम इस सरकार की अंत्योष्टि कर रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं कि इनके पिछले जन्म के कर्म थे, ऐसे गंदे कर्म थे कि जिसकी वजह से शिक्षक बने हैं। और आज क्या कर रहे हैं, कल शिक्षक दिवस में उनको जब ये लग रहा है कि अब चुनाव फिर नजदीक आ गया है, जैसे समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि अब फिर चुनाव नजदीक आ गया है, तो फिर से तरह तरह अलग अलग लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करो, उनके साथ छलावा करने का काम करो, फिर से आकर के शिक्षकों के बीच में भी आकर के छलावा करने के लिए आप कल 5 तारीख है, देख लीजिएगा, तरह तरह के कार्यक्रम करेंगे और तरह तरह के झूठे वादे करने का काम करेंगे। लेकिन हमें भी मालूम है कि जो शिक्षक वर्ग है, जिसको इन्होंने इतना प्रताड़ित किया है और वो भी पढ़ाने का काम करता है, तो वो समझने का काम तो करता ही है, वो इनका असली चेहरा समझ चुका है इन दोनों लोगों का, और इनके बहकावे में और बनाने में नहीं आने वाला। उसको मालूम है कि बहन मायावती जी उनमें से है, वही नहीं पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश जानता है कि बहन मायावती जी वो है जो एक बार कह देती है फिर वो करके दिखाती हैं, वरना वो कहती नहीं है। अगर करना नहीं होता है तो फिर वो वादा नहीं करती हैं। और इन लोगों से तो जब हमने इनको ले जाकर के बहन मायावती जी से मिलाया था और उन्होंने जब इनकी बात सुनी, वो तो खुद शिक्षक रही हैं, उनको तो इनकी समस्याओं के बारे में मालूम है, तो उन्होंने सुनने के बाद
लगभग 2 घंटे की वार्ता के बाद उन्होंने कहा कि अब आगे मत बताइए, अब हम सब समझ गए हैं और आप चिंता मत करिए, 2022 में हमारी सरकार आने दीजिए और 3 महीने के अंदर अंदर, 3 महीने तो बड़ा समय, 3 महीने के अंदर अंदर हम आपकी सारी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। ये बहन मायावती जी ने कहा। आज इन्होंने महिलाओं से क्या कहा? महिलाओं से कहा कि आप हमको वोट दे दीजिए, हम आपको गैस का चूल्हा देंगे, हम मुफ्त में गैस देंगे, हम आपको सुरक्षा देंगे। कौन सा चूल्हा दिया, कौन सी गैस दी? 1 बार दिया, 2 बार के बाद क्या किया? उसी गैस के जो 200 रुपए का सिलेंडर आता था उसको बढ़ाते 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 900 रुपए का कर दिया। 200 रुपए तो खाली सन 2020 में ही बढ़ाने का काम किया, 25 रुपए तो अभी 2 दिन पहले बढ़ाने का काम किया था। ये वो सरकार है। इसके पहले आपने देखा, सुरक्षा की बात करते हैं, हम सुरक्षा देने का काम करेंगे। कैसी सुरक्षा दे रहे हैं आज महिलाओं को? हर 2 घंटे में उत्तर प्रदेश में एक महिला के साथ उत्पीड़न हो रहा है, हर 2 घंटे में बलात्कार हो रहा है। ये इनके सरकारी आंकड़े बताते हैं उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है। क्या यही सुरक्षा देने की बात कही थी इन्होंने? इसी तरह की सुरक्षा देने की बात कही थी? बहन मायावती जी को याद करिए, किस तरह से बहन मायावती जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, रात के 12 बजे भी किसी महिला को अगर घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़ती थी, वो हिचकिचाती नहीं थी, डरती नहीं थी। वो घर के रात में 12 बजे भी घर से निकल जाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि हमारी तरफ कोई गलत निगाह उठा के नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी हैं। इसलिए इन्होंने किसानों से क्या कहा? हम तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे, तुम हमको वोट देने का काम करो, हम तुम्हारी आमदनी डबल कर देंगे। 2 गुना तो नहीं की, उनकी आमदनी 0 कर दी, और 0 ही नहीं की, अब तो उनकी जमीन भी छीनने लगे हैं। इनके जो उद्योगपति जो इनको लाखों हजारों करोड़ रुपया देते हैं, जिन्होंने पूरे देश की संपत्ति खरीद ली है, उन्होंने कहा कि हमसे और रुपया ले लो अपनी पार्टी के लिए, लेकिन हमको सब कुछ तुमने बेच दिया इस देश का, अब खाली जमीन बची है, हमको वो भी चाहिए। तो इन्होंने 3 काले कानून बना दिए किसानों के लिए, और ऐसे कानून बनाए जिसमें कि मजबूरन पट्टा देना पड़ेगा किसानों को, इन्हीं उद्योगपतियों को। और उनको पट्टा देने के बाद वो कहते हैं कि हम आपको फसल का पैसा देंगे, 1 साल देंगे, 2 साल देंगे, तीसरे साल से क्या होगा? कह देंगे बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, बीज खराब था, पेराई ठीक नहीं हुई, बुआई ठीक से नहीं की आपने, और उसके बाद उनका पैसा बंद। पैसा तो बंद हो जाएगा, लेकिन जमीन हमेशा हमेशा के लिए उनके हाथ से चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जमीन तो पट्टे में लिखवा चुके हैं ये लोग, पट्टे में लिखवा लेंगे तो उसके बाद जमीन वापस नहीं आने वाली है। किसान दर दर ठोकरें खाता रहेगा, कोर्ट कचहरी में घूमता रहेगा, और उसको लेकिन उसकी जमीन वापस आने वाली नहीं है। किसान इसीलिए परेशान है और इसीलिए आंदोलित है, और पूरे देश में आंदोलन कर रहा है। हम लोग भी उनके साथ में, बहुजन समाज पार्टी कंधे से कंधा मिला करके हम उनके आंदोलन में उनके साथ में हैं, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी हम उनके साथ में आंदोलनरत हैं, और लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। 3 दिन पहले आपने देखा मीडिया के लोगों ने उनका बयान छापा, हरियाणा में और लखनऊ उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में प्रदर्शन जब चल रहा था, तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा? मुख्यमंत्री ने कहा कि इनको सबक सिखा दो, बहुत हो गया, बहुत प्रदर्शन हो गया। 500 से ज्यादा किसान अब तक 1.5 साल में मर चुके हैं, इनको कोई असर नहीं है। कहते हैं इनका आंदोलन तोड़ दो, बहुत हो गया, और इसके लिए कि इनका सर भी तोड़ना पड़े तो तोड़ने की तो हिचकना नहीं। उसके बाद देखा आपने जिला अधिकारी ने क्या कहा? जिला अधिकारी ने माइक से आदेश दिया अपने लोगों को, पुलिस वालों को और अधिकारियों को, कहा कि इन किसान वालों को आज सही सलामत वापस नहीं लौटने देना है, इनका सर फोड़ दो, और सर फोड़ के जो भी करना हो कर लो, लेकिन ये घर वापस सही सलामत नहीं जाए। उसके बाद जिस तरह से सर तोड़ने का काम किया इन्होंने, जलियांवाला बाग की याद आ रही है, उस तरह से इन्होंने वहां पर दोबारा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के ऊपर इस तरह से हमलावर हुए। एक की मृत्यु तो वहीं हो गई, कितने लोग घायल होकर के और मरणासन अस्पताल में पड़े हुए हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं, क्योंकि कहते हैं अभी तो बच गए, अगली बार आएंगे तो इनको जैसे एक आदमी चला गया है ऊपर, उसी तरह से बाकी है, क्योंकि इनकी तो नीति यही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि हमारी तो क्या सोच है, हमारी क्या नीति है। हमारा तो ये सोच है कि रोको और ठोक दो, और रोको और ठोक दो। किसको ठोको? जो ऐसे लोगों को ठोको जिनसे वो दुखी हैं। ब्राह्मण समाज के लोगों का
रोकने और ठोकने का काम हो रहा है। जो उनके चहेते लोग हैं उनके बारे में आपने नहीं देखा होगा कभी रोकने ठोकने का काम हो। हाथरस में बचाने का काम किसका किया? बोले हमारे चहेते हैं, इनको बचा लो। बलिया में किस तरह से खुलेआम गोली चलाई जा रही थी, अधिकारी से कहा कि छोड़ दो, हमारे अपने हैं। किस तरह से उन्नाव में बलात्कार के बाद उनका एमएलए था, कहा नहीं ये तो हमारा अपना वाला है, इसको छोड़ दो। इस तरह की नीति ये करते हैं, हमारा अपना है, इसको छोड़ दो। अगर ब्राह्मण है और दलित वर्ग का है या और अन्य वर्ग जिससे ये चिड़े रहते हैं उनका है तो इनको रोको और ठोक दो, उनकी बिल्डिंगें तोड़ दो, बुलडोजर चला दो, जमीन जब्त कर लो, पैसा जब्त कर लो। इनकी यही सोच है। बहन मायावती जी इसी जगह ये कभी नहीं देखती थी। उनके लिए चाहे अपना हो कोई पराया हो, पार्टी का हो दूसरी पार्टी का हो, उनके लिए कानून के सामने सब बराबर थे। कानून के सामने अगर कोई मुजरिम है तो चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, वो मुजरिम ही रहता था, उसके अलावा कुछ नहीं। 15 दिन पुरानी सरकार उत्तर प्रदेश की बनी थी और जब 2007 में और हमारे ही पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने सोचा क्या है अब तो हमारी सरकार बन गई है, जो चाहे कर ले। बुलडोजर लिया, गरीबों की झोपड़ियों में चला दिया था, जमीन कब्जा करने के लिए कानून अपने हाथ में ले लिया था। बहन मायावती जी ने उनको अपने घर पे लखनऊ में बंगले में बुलाया और हम भी वहां पर उस दिन मौजूद थे, चश्मदीद गवाह उस चीज के। बुलाने के बाद उन्होंने वहीं पर हथकड़ी लगवा करके और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया था और 5 साल तक जेल के पीछे रखा था। ये लोग वो हैं धर्म के नाम पे आपसे वोट तो मांगने का काम करेंगे, लेकिन धर्म के नाम पे क्या करते हैं? सिर्फ अधर्म करने का काम करते हैं। आज तो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की संस्कृति, इस देश की संस्कृति खत्म करने पे आज लग गए हैं। किस तरीके से लग गए ये देखा आपने। संस्कृत के जो स्कूल है, 1500 से ज्यादा संस्कृत के स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, उनको इन्होंने बंद कराने का आदेश दिया और योजना बना ली। एक एक करके बंद कराते गए, क्योंकि पैसा ही देना बंद कर दिया तो अपने आप बंद हो गए। आधे से ज्यादा बंद हो गए हैं, चाहे विश्वविद्यालय हो और चाहे महाविद्यालय हो और चाहे स्कूल हो, और आधे से कम रह गए। जब पठन पाठन नहीं होगा, जब वहां पर टीचर नहीं होगा, जब टीचर नहीं होगा तो पढ़ने वाला कौन होगा? पढ़ाने वाला नहीं है तो पढ़ने वाला कहां से होगा? और इन्होंने इन जगह जहां पर वेद पाठ पढ़ाए जाते थे, कुरान पढ़ाई जाती थी, लोगों को तैयार किया जाता था, नए नए लड़कों को, इन्होंने धीरे धीरे इन संस्कृत स्कूलों को बंद करने की योजना बनाई और एक षड्यंत्र के तहत, सोची समझी रणनीति के तहत बनाई, इसलिए बनाई और इसीलिए इन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। जबकि बहन मायावती जी की जब सरकार थी तो जो वित्त विहीन विद्यालय थे, 265 संस्कृत विद्यालयों को अनुदान देकर के उनको चलवाने का काम किया गया था, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने उनको बंद करवाने का काम किया। और इसलिए किया क्योंकि ये जिस समाज को, जिस पंथ को ये मानते हैं, जो उत्तर प्रदेश के इस समय पूरा गोरखपुर पीठ से चलता है, तो आपको मालूम है वहां सनातन धर्म नहीं चलता। वहां पर तो इनका अलग पंथ है और उसमें ब्राह्मणों की कोई जगह नहीं है, और ब्राह्मणों और इनमें जमीन आसमान का फर्क है इनके और सनातन धर्म पे। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि ये लोग चोटी रखते हैं, ये लोग तिलक लगाते हैं, ये लोग जनेऊ पहनते हैं, हमारे यहाँ ये वर्जित है, और वो लोग ये तीनों चीजें नहीं करते हैं। और इसीलिए इन्होंने धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के हर मंदिर पे कब्जा करने की योजना बना ली है और इसीलिए वेद पाठ पढ़ाने वाले स्थानों को बंद करने का काम किया है, जिससे कि इस प्रदेश से सनातन धर्म ही खत्म हो जाए और धीरे धीरे मठ का ही धर्म रह जाए और वही चलने का काम। इससे आपको सतर्क रहने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है। बड़े बड़े मंदिरों का अधिग्रहण कर रहे हैं इस समय, अधिग्रहण करके किसको दे रहे हैं? वहीं मठ से निकाल करके लोगों को वहां बैठाने का काम कर रहे हैं। पिछली गुरु पूर्णिमा से तो इन्होंने एक पूरे प्रदेश में योजना चलाई, उस योजना के तहत में हर मंदिर में अपने मठ के लोगों को भेजना शुरू कर दिया है और कहा कि धीरे धीरे इन मंदिरों में घुस जाओ और जो वहां पर ब्राह्मण पुजारी हैं और जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, धीरे धीरे उनको धक्का मार के बाहर निकालने का काम करो और इस उत्तर प्रदेश के हर मंदिर को अपने कब्जे में लेने का काम करो। यहाँ से सनातन धर्म को खत्म करने का काम। बड़े बड़े लोग आए, बहुतों ने पहले भी बहुत कोशिशें की, कई युगों में कोशिश की गई कि ये सनातन धर्म को खत्म कर दिया जाए,
लेकिन कोई करने पाया नहीं। जिसने कोशिश की वो खुद ही बाहर हो गया और यही हाल इनका होने वाला है। सन 2022 में ये बाहर जाने की इन्होंने अपनी खुद ही तैयारी शुरू कर दी। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल है, खाली इनके पास कुछ देने को नहीं है, क्योंकि कुछ बताने को नहीं है, इसलिए धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, राम लला के मंदिर बनाने के नाम पे वोट मांगते हैं। आप अयोध्या जाइए, हमको अयोध्या कहते हैं। हमने तो अयोध्या से ही जाकर के अपना कार्यक्रम शुरू किया, रामलला के दर्शन करके अपना कार्यक्रम शुरू किया था। और हमने तो सोचा कि अयोध्या तो सोने की नगरी बन गई होगी, क्योंकि हजारों करोड़ रुपया बजट से अयोध्या के नाम पे ले जा चुके हैं। हर साल ले जाते हैं, पिछले महीने भी अभी ले गए थे और फिर से लेकर के अयोध्या में लगाना। अयोध्या में घूम करके तो देखिए आप, जो सबसे खराब जिला आपको दिखे उत्तर प्रदेश में, पहले उसको घूम लीजिए और उसके बाद अयोध्या में जाइए तो आपको लगेगा कि आपका जिला जो सबसे खराब था वो उससे अच्छा है, क्योंकि अयोध्या सबसे बदतर हो गया। वहां पर कुछ भी नहीं है, कोई काम इन्होंने नहीं किया, एक ने पैसा नहीं लगाया। रुपया कहां ले गए हिसाब करो। भ्रष्टाचार की एक सीमा होती है और कुछ स्थान होते हैं जहां भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, लेकिन राम के नाम पे भी भ्रष्टाचार, राम के नाम पे सरकारी पैसा, राम के नाम पे आपका पैसा, टैक्स वालों का पैसा, उसको राम के नाम पे चोरी करने का काम, ये खाली भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। अयोध्या में जाकर के जब देखेंगे तो सिर्फ वही काम दिखेंगे आपको जो बहुजन समाज पार्टी में हुए थे, चाहे वो परिक्रमाओं का सड़क हो जो कि जर्जर हालत में थी जब हम लोगों की सरकार थी। उसमें जब अयोध्या का विकास करने का कार्य हम लोगों ने शुरू किया तो पूरे अयोध्या में सीवर लाइन डाली, पाइपलाइन डाली, उसके बाद वो सड़क को बनाने का काम किया, जो परिक्रमा का सड़क है उस पूरे परिक्रमा को बनाने का काम किया और उतना ही नहीं, उसको 12 मीटर चौड़ा करके एक सुचारू अच्छी सड़क बना करके परिक्रमा का स्थान बनाने का काम किया। हम लोगों ने सरयू नदी में जो घाट बनाया, हम लोगों ने जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया, उसके अलावा तो वहां कुछ है ही नहीं। उसी सरयू नदी में हर साल जाते हैं, अभी फिर चले जाएंगे, अभी दिवाली में आप फिर देखेंगे कोई एक रिकॉर्ड बनाएंगे, कुछ नहीं करते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, कहते हैं कि हमने तो पिछली बार 1 करोड़ चलाए थे दिए, अब की बार 2 करोड़ जगाए, अब की बार कह रहे हैं 3 करोड़ दिए जलाएंगे। 3 करोड़ दिए कहां के पैसे से? आपके पैसे से 3 करोड़ दिए कहां से लाते हैं? कुम्हारों के दिए इनको पसंद नहीं आते हैं, कुम्हारों का बनाया हुआ मिट्टी का दिया इनको पसंद नहीं आता है, चाइना से लाते हैं, चाइना से दिया लेके आते हैं। आज अखबार में पढ़ रहे थे सुबह, आज के अखबार में कि कहा है इन्होंने कि अब की बार अयोध्या में जो हम रामलीला करेंगे उसमें बाहर से लोगों को लाएंगे, बाहर से कलाकार लाएंगे और वो लोग रामलीला करेंगे। और रामलीला के साथ साथ में उन्होंने कहा कि हम लोग जो हैं रावण के कपड़े, उनके कपड़ा, उनका जेवर, उनका मुकुट, उनकी हर चीज वेशभूषा, उसके लिए हम लंका जाएंगे और लंका से लेकर के आएंगे, उनको पहनाने का काम करेंगे। तो ये लोग जो हैं आपके रुपए पैसे के साथ में ये मजाक उड़ाने का काम करते हैं। अगर यही रुपया, अगर इसी रुपए को ये शिक्षकों के ऊपर लगा देते तो आज वाजपेयी जी का दर्द आपके सामने नहीं आता। 20 लाख शिक्षक मारे नहीं कर रहे होते, अपना सर नहीं उड़ा रहे होते, यहाँ पर अयोध्या नगरी सुधर गई होती। जिस तरह से हम लोगों ने वृंदावन को सुधारने का काम किया, हम लोगों की सरकार थी, हम लोगों ने तो धर्म के नाम पे कोई वोट नहीं कभी मांगा, हम लोगों ने काम करने का काम किया, आस्था के नाम पे जहां जहां की जो स्थान थे उनको हम लोगों ने ठीक करने का काम किया। खाली अयोध्या को नहीं किया, हम लोगों ने वाराणसी को भी किया। वाराणसी, पूरे वाराणसी में सीवर डाला, सीवर डालने के बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 125 करोड़ रुपए का बनाया, जिससे कि गंगा नदी में दूषित पानी न गिरे और पानी शुद्ध होकर के तब वहां जाने का काम करें। इन्होंने क्या किया, हमने तो वहां फ्लाईओवर बनाया, 80 घाट ठीक करे, उनको ठीक नए घाट भी बनाए, वहां तो आप कुछ भी देखने को नहीं मिलता। आप जाइए वाराणसी तो सिवाय इसके कि वहां पर इन्होंने विध्वंस करने का काम किया है, वाराणसी में आप 10 कदम नहीं चल सकते, इतना गंदा इन्होंने गंदगी वहां फैला रखी, सड़क के ये हाल हो रहे हैं कि आप 10 कदम नहीं चल सकते। लेकिन मंदिर के अंदर जब दर्शन करने गए तो वहां पर उनका विध्वंस दिखा। बहुत अफसोस हुआ देख करके किस तरह से भगवान शिव के हम लोग जहां दर्शन करके निकलते थे, उन्हीं के आसपास प्रतिष्ठित मूर्तियां थी, मां पार्वती की मूर्ति,
मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति, भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति, भगवान श्री हनुमान जी की मूर्ति, ये सब प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होंगे। जितने लोग करें उन सबको मालूम होगा, वो निकल के हम लोग पहले उन्हीं के दर्शन परिक्रमा करते हैं। इन्होंने उन प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को हटा दिया, इन्होंने मंदिर तोड़ दिए वो, और वहां अकेले भोले शंकर को रख दिया, उनसे पार्वती जी को हटा दिया। इनके अंदर पता नहीं क्या सोच है कि इन्होंने उनको ही नहीं हटाया मां पार्वती को, इन्होंने भोले शंकर के जो शिवलिंग वहां पर थे सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए कॉरिडोर बनाने के लिए। उन शिवलिंगों को ले जाकर के मलबे के साथ में गंगा नदी में डालने का काम किया, और गंगा नदी को भी दूषित करके मलबा डाल करके दूषित करने का काम किया। इन्होंने शिवलिंग को लेकर के जब गंगा नदी में जो नहीं डाल पाए, बोरों में बंद करके, वहां एक थाना है लंका थाना, आपने आदमियों को बंद होते देखा होगा, लेकिन भगवान को बंद होते खाली देखना है तो आप थाने में अगर बंद है तो वहां पर शिवलिंग जो है बोरों में बंद करके थाने में बंद करे गए हैं, और वहां पर लंका थाने में बंद है। इस तरह का ये धर्म का काम करते हैं, कहते हैं हमको बड़े धर्माधिकारी हैं। इन्होंने उसको पर्यटक स्थल के रूप में बनाने का काम शुरू कर दिया। उसमें जो जिस आस्था से हम लोग हजारों वर्ष जाते थे उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। वहां पर एक वट वृक्ष था, बरगद का पेड़ था जो हजारों वर्ष पुराना था, इन्होंने उसको भी कटवाने का काम कर दिया, जबकि सबको मालूम है कि जो बरगद का पेड़ होता है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो है वास करते हैं, लेकिन इन्होंने उसको भी वहां से उस परिसर से हटा करके बुलडोजर लगा करके हटाने का काम। और जब इनका मन नहीं भरा तो मां विंध्यवासिनी जी के पास चले गए, वहां पर जाके पर्यटक स्थल बनाने लगे, वहां पर भी विध्वंस शुरू कर दिया है। मंदिर के आसपास जितने भी बिल्डिंगें जितने भी थे सबको विध्वंस करते हुए, तोड़ते हुए मंदिर का स्वरूप भी बदले दे रहे हैं, और धीरे धीरे उसको भी पर्यटक स्थान बना रहे हैं, आस्था का स्थान खत्म करके और पर्यटक स्थल बना रहे हैं। जैसा कि हमने कहा ना कि इनकी सोच में यही है कि धर्म को खत्म कर दो, सनातन धर्म को खत्म कर दो, तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बहुजन समाज पार्टी की पार्टी याद करिए, आप जाइए वृंदावन, हम तो अभी वृंदावन भी गए थे, हम तो चित्रकूट भी गए, चित्रकूट के भी हालात देख करके इतना अफसोस हुआ। वहां के हाल जो है उसी तरीके से है जैसे कि आप वाराणसी जाइए या अयोध्या जाइए, वैसे ही चित्रकूट के भी, चित्रकूट धाम के भी। चित्रकूट तो वो जगह है जहां भगवान श्री राम और सीता और लक्ष्मण पूरे 11.5 वर्ष रहे, 11 साल 5 महीना 27 दिन उन्होंने वहां पर वास किया। उस स्थान को भी नहीं उन्होंने देखने का काम किया, उसके बारे में नहीं सोचते, और अच्छा ही है कि नहीं सोचते, वहां भी बड़ा ही विध्वंस करने लगेंगे और उसको भी पर्यटक स्थल बना के छोड़ देंगे, जिस तरह की इनकी सोच है। वृंदावन हम गए, वृंदावन में हमने, आप भी जाकर के देखिए, वृंदावन में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो हमने वहां 550 करोड़ रुपए खर्च करके और वृंदावन का स्वरूप बदलने का काम किया था, वृंदावन को समग्र विकास करने का काम किया था। वहां पर सीवर लाइन नहीं थी, पानी की लाइन नहीं थी, वो डलवाने का काम किया। पूरी कई किलोमीटर की जो परिक्रमा, पूरी परिक्रमा जो है गोवर्धन तक की, वो परिक्रमा स्थल बनाने का काम किया, सड़क बनाने का काम किया। वहां पर अस्पताल नहीं था तो 100 बेड का नया अस्पताल बनाने का काम किया। बिजली नहीं आती थी, नया बिजली घर बनाने का काम किया। बस अड्डा नहीं था तो बस अड्डा बना करके वहां पर एक बस स्टेशन बनाने का काम किया, जिससे कि जो लोग आते हैं उनको दिक्कत ना हो। वहां पर विधवा आश्रम बनाने का काम किया। वहां पर मथुरा और वृंदावन के बीच में आना जाना बिल्कुल ही मुश्किल था, क्योंकि 2 रेलवे लाइन एक साथ पड़ती थी और लोग उसी में घंटों अटके रहते थे। हमने एक फ्लाईओवर बना करके 5 मिनट में आने जाने का रास्ता बनवा दिया। वहां पर हमने जो एक मेला, ये लोग शुरू से मांग रहे थे कि गोवर्धन मेला एक सरकारी मेला घोषित हो जाए, हम लोगों ने अपनी सरकार में उसको घोषित करने का काम किया। टोल टैक्स पड़ता था, लोगों को कई किलोमीटर गाड़ी रोक करके पैदल जाना पड़ता था, हम लोगों ने उस टोल टैक्स को खत्म करने का काम किया। हम लोगों ने समग्र विकास करने का काम किया। कानपुर में जाकर के जहां मां सीता रहती थी, जहां पर वो लव कुश के साथ रही, महेश वाल्मीकि आश्रम में रही, वहां बिठूर में हमने समग्र विकास करने का काम किया, वाल्मीकि आश्रम बनाने का काम किया, सीता रसोई, सीता मंदिर और लव कुश का जो स्थान था उसको ठीक करने का, बिजली और सड़क सारी व्यवस्था करने का काम किया। भगवान आप इनको खाली वोट के नाम पे करते, हम लोग डंका नहीं देखते, हम लोग शोर नहीं बचाते,
हम लोग भी चाहते थे इनकी तरह कह सकते थे कि हमने 2007 के बाद कि हम लोगों ने ये धर्म के काम किए, लेकिन ये तो धर्म का काम करते ही नहीं, ये तो अधर्म का काम करते हैं। मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं। अयोध्या जाकर के देखिए तो कितना बड़ा छलावा, कितना बड़ा धोखा मंदिर के नाम पे। कहते हैं कि हम मंदिर बनाएंगे, कब बनाएंगे मंदिर? मंदिर तो इन्होंने कभी आज तक बनाने की शुरुआत भी नहीं की। इन्होंने तो 93 से लेकर के और जब तक सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय नहीं आया था, हजारों करोड़ों रुपया इन्होंने इकट्ठा किया लोगों से, इस देश से और विदेशों से भी, मंदिर के नाम पे। वो रुपया कहां गया? क्योंकि आपको दोबारा रुपए की जरूरत क्यों पड़ी? जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया, जो इनकी वजह से नहीं आया था, जिसके आने के बाद सबसे ज्यादा दुखी यही थे, इनके चेहरे उतरे हुए थे भारतीय जनता पार्टी वालों के। इनको लगा अब तो मुद्दा खत्म हो गया, अब किस नाम पे वोट मांगा करेंगे, और इनका चेहरा उतर गया था। लेकिन उसके बाद फिर से लोगों को झोला लेकर के भेज दिया पूरे प्रदेश और देश में। कहा कि जाओ झोला लेकर के घर घर में सबके पास जाओ और रुपया मांगो, कहो कि हमको मंदिर बनाने के लिए रुपया चाहिए, राम मंदिर बनाना है, और 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा फिर इकट्ठा कर लिया। वो कहां गया रुपया? वो रुपया क्या आप ये अपनी पार्टी के लिए इकट्ठा कर रहे थे? और सही बात तो यही है, क्योंकि वरना मंदिर के नाम पे कुछ तो काम शुरू होता। पिछले वर्ष 5 अगस्त 2020 को एक ढोंग धड़ासा करते हुए कहा गया, बड़ा भारी कार्यक्रम हुआ अयोध्या में, सबने देखा कि यहाँ तो भूमि पूजन हो रहा है, न्यू पूजन हो रहा है, और अब तो यहाँ मंदिर बन जाएगा। मंदिर बन, अगले साल आइएगा मंदिर देख लीजिएगा। हम तो 1 साल बाद गए, वहां पर क्या दिखा? वहां पर तो कुछ भी नहीं है। वहां मंदिर तो छोड़िए, वहां अभी न्यू बनना ही नहीं शुरू हुई है। तो न्यू बनना शुरू होगी तब न्यू ऊपर आएगी, तब मंदिर की शुरुआत होगी। वहां तो अभी इन्होंने शुरुआत भी नहीं किया, अभी तो शून्य से भी शुरू नहीं किया है। खाली अभी तो वोट के नाम पे उसको रोक के रखा है कि फिर आएगा चुनाव अगले साल, फिर आपके पास आएंगे, फिर कहेंगे मंदिर बनाना है, और फिर आपसे वोट मांगने का काम करेंगे, और फिर से आपको धोखाधड़ी में रहने का काम करेंगे। इनको आपने देखा कभी सीता माँ का नाम नहीं लेते, पता नहीं क्या इनके अंदर खासियत है। ये महिलाओं का जैसे उत्पीड़न करते हैं, महिलाएं इनके कभी भी उसमें नहीं होती। महिलाएं आप देख रहे हैं किस तरह से आज परेशान है, जिस तरह से बलात्कार हो रहे हैं और हर 2 घंटे में हो रहे हैं, महिलाएं दुखी हैं। लेकिन ये महिलाओं के साथ साथ में जो भगवान है, माँ सीता है, माँ पार्वती है, उनसे भी पता नहीं क्यों इनको बैर है। माँ पार्वती को अलग कर दिया आपने शिव से, उनके मंदिर को तोड़ दिया। शिव और पार्वती तो एक ही है, अलग है ही नहीं। और राम बिना सीता क्या है? तो राम से आपने सीता का, कभी भी सीता का नाम नहीं लेते, कोई सीता की बात नहीं करते, ये नाम नहीं लेते हैं। हम लोग तो जब मिलते हैं लोगों से आपस में बात करते हैं तो जय सीताराम कहते हैं और जय सिया राम कहते हैं, लेकिन इनके मुंह से आप सीता का नाम नहीं सुनते। इनके मुंह से तो खाली आप राम का भी नाम सुनेंगे तो ऐसे इस तरह से नहीं लेंगे, क्योंकि सीता का नाम जब लेना पड़ेगा तो बड़े सभ्य होकर लेना पड़ेगा, बड़े सौम्य ढंग से लेना पड़ेगा, क्योंकि माँ सीता का नाम पहले आ रहा है। ये उनका नाम हटा देते हैं, पार्वती जी का नाम हटा देते हैं और फिर राम का नाम लेते हैं, और वो भी ऐसे उद्घोष करते हैं, ऐसे नाम दरकार के लेते हैं जैसे ये युद्ध में उतार रहे हो भगवान श्री राम को, या युद्ध में खुद उतरने वाले हो। इस तरह से उनका नाम लेकर के लोगों को डराने के लिए इस तरह से नाम लेने का काम करते हैं। इनके अंदर कोई श्रद्धा नहीं है, कोई धर्म नहीं है इनके पास। इनके पास तो सीधे सीधे खाली वोट का धर्म है, वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नोट भी लेते हैं, वोट भी लेते हैं, और फिर कहते हैं कि नोट और वोट लेकर के इसको ठोकने का काम करो, ये काम करते हैं। इसलिए इनका असली चेहरा पहचानने की जरूरत है। आपने समाजवादी पार्टी की सरकार भी देखी, जब आई 2003 में तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बनवाई थी और कांग्रेस से मिलकर बनवाई थी। 2003 में देख लीजिए, 2012 में देख लीजिए, जब आती है उनके भी ठिकाने में कौन रहता है। उनके समाजवादी पार्टी की तो खासियत है, एकदम से आते ही पहले ही दिन मालूम पड़ जाता है कि अब तो पूरे प्रदेश में उत्पात होगा, गुंडागर्दी होगी, डकैती होगी, फिरौती ली जाएगी, लोगों का बलात्कार होगा, दंगे होंगे, फसाद होगा, लूटमार होगी। ये तो पहले ही दिन से आभास हो जाता है। जैसे ही सरकार बनती है, आप लोगों ने देखा पिछली बार भी 2012 में जब सरकार बनी थी, मंच में ही उत्पात शुरू हो गया था, तो उसकी आगाज तो उसी दिन दे दिया था। 2003 की याद करिए,
किस तरह से ये भी ब्राह्मण समाज और दलित समाज के को एक तरफ से रखते हैं, कैसे उनको ठिकाने लगाने की योजना बनाते हैं, ये भी आपको मालूम है। किस तरह से कन्नौज में नीरज मिश्रा नाम का लगा, वो तो नौजवान साथी था, उसका क्या दोस्त है, खाली इतना था, थोड़ा मुखर था, और बोल दिया उसने, खड़े होकर के कुछ बात कह दी, इतना नाराज हो गए कि उसके बाद लखनऊ चले गए नाराज होकर के, और कह करके गए कि उसका कटा हुआ सर हमको लखनऊ में देखना है। और उसके बाद आपने देखा उसका मैगजीन में फोटो निकली, अखबारों में भी निकली कि उसका धड़ कटा हुआ वहां कुएं में मिला, और उसकी मां भी बिलख कर मर गई, फिर उसका शरीर देख करके और ये काम करने का काम किया। 12 में जब सरकार बनी तो मंच से अपने लोगों के बीच में मीटिंग में कह दिया कि ब्राह्मण समाज के लोगों को सबक सिखाना है, इनका कोई काम नहीं करना है, अधिकारियों से कहा इनका कोई काम नहीं करना है। और जब ये अखबार में छप गया तो उसके बाद इन्हीं के मंत्री राजा राम पांडे जी, जो ब्राह्मण समाज के थे, इनकी पार्टी के संस्थापक भी रहे, वो इनके पास गए, उन्होंने विरोध जताया, उन्होंने कहा इस तरह के अल्फाज नहीं लेने चाहिए था, आपको एक समाज के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। उनसे इतना खफा हो गए, इतना नाराज हो गए कि उनको बेइज्जत करते हुए धक्के मार के घर से बाहर निकाला गया, उनका मंत्रालय छीन लिया गया, उनका बंगला छीन लिया गया, और इतनी बेइज्जती की गई कि उनको इतनी गिलानी हुई, इतना धक्का लगा उनको कि घर जाते जाते उनको हार्ट अटैक हुआ, हृदय रुक गया उनका और उनकी मौत हो गई। ये सबको मालूम। तो ये वो पार्टी है, वही भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, खाली नाम बदल दीजिए तो इनकी सोच वही है इस तरह से। लेकिन आप बहुजन समाज पार्टी को देखिए, ब्राह्मण समाज जब बहन मायावती जी के साथ इकट्ठा हुआ, भाईचारा बनाया, और भाईचारा बना के उससे एकजुट होकर के हमारे आह्वान में उस समय भी हम पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में गए थे, इकट्ठा होकर के अपनी ताकत दिखाने का काम किया। पहले तो उसने जो अलग हो गया था, शून्य हो गया था, आज जैसे हालात हो गए थे बदतर, उस समय भी हो गए थे। और फिर जब हमने कहा था कि आप पहले इकट्ठा तो होइए, एक साथ होइए, देखिए तो किसकी गलती, खुद सोचिए। आप तो बुद्धिजीवी हैं, जैसे ही बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा कि ब्राह्मण समाज की ये हालत क्यों है। और वो इसीलिए है क्योंकि आप लोग आपस में इकट्ठा नहीं होते, एकजुट नहीं होते, बंटवारा करते हैं एक दूसरे का, एक जो ऊपर चढ़ने लगता है उसको घसीटने का काम करते हैं। यही ब्राह्मण समाज की बात है। इसलिए सबको छोड़िए, ये छोड़िए कि आप 20 बिस्वा है, 16 बिस्वा, 12 बिस्वा, ये छोड़िए कि आप कानपुर ब्राह्मण है, सरजूवाड़ी ब्राह्मण है, सनाट ब्राह्मण है, त्यागी हैं, राय हैं। आप तो अपने आप को भूमिया है, अपने आप को ब्राह्मण के नाम से जानिए। जिस दिन आप ब्राह्मण एकजुट हुआ, 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठे हुए। हमने बहन मायावती जी को जब उस दिन गणेश जी की प्रतिमा दी थी, उन्होंने जाकर के माइक में कहा था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और इसके बाद अपनी बात सुनी। और ब्राह्मण समाज ने उन्होंने कहा था कि आपकी तैयारी को देख करके हम अपनी पार्टी का पुराना नारा बदल देते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इसको बदल करके अब जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और ब्राह्मण समाज को हिस्सेदारी देने का काम किया। 85 लोगों को चुनाव के मैदान में उतारा, और उसमें से 1-2 नहीं, जहां 3 लोग पहले जीते थे, 45 लोग ब्राह्मण समाज के जीत करके विधानसभा में पहुंचे थे। उसी में नकुल दुबे भी आपके सामने बैठे हैं, वो भी एक को नहीं 15 ब्राह्मण समाज के लोगों को कैबिनेट मंत्री का बनाने का काम किया, बड़े बड़े मंत्रालय दिए। नकुल दुबे के पास तो, श्री नकुल दुबे के पास तो 7 मंत्रालय थे। इसी तरह से अन्य लोगों को भी बड़े खास मंत्रालय देने का काम किया। और उसके बाद इतना ही नहीं, 1 दर्जन से ज्यादा उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को विधान परिषद भेजने का काम किया। विधान परिषद का अध्यक्ष ब्राह्मण समाज के लोगों को बनाया, आधा दर्जन लोगों को लोकसभा में भेजा, लोकसभा में उपनेता ब्राह्मण समाज का बनाया, और राज्यसभा में हमको तो पिछले 17 वर्षों से उन्होंने अपनी पार्टी का नेता बना रखा हुआ है। आज 17 वर्ष पूरे हो गए। और इतना ही नहीं, उन्होंने लोकसभा में तो इस समय आज ब्राह्मण समाज के ही व्यक्ति को, रितेश पांडे को, उन्होंने वहां का भी नेता बना के रखा हुआ है। महाधिवक्ता ब्राह्मण समाज का बनाया, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी, ऊपर से लेकर नीचे तक उन्होंने जहां सब समाज को देने का काम किया। जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की हम लोगों की नीति है, उसके तहत में सब समाज को देने का काम किया। तो ब्राह्मण समाज को उन्होंने पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि आगे भी पंक्ति में रखा। 5000 से ज्यादा सरकारी वकील ब्राह्मण समाज के उन्होंने बनाने का काम किया, उच्च न्यायालय से लेकर के और निचली अदालत, पूरे उत्तर प्रदेश का उन्होंने विकास किया, एक तरफ से विकास करने का काम किया।
23 नए जिले बनाए। जब नया जिला बनता है तो पूरे जिले का विकास होता है। 1 दर्जन से ज्यादा उन्होंने और मेडिकल कॉलेज बनाए, सैकड़ों की संख्या में अस्पताल बनाने का काम किया। उन्होंने बिजली घर 7 बिजली घर बना करके नए बनवा करके, और उसके बाद जो 6000 मेगावाट की बिजली थी उसको 13,500 मेगावाट पहुंचाने का काम किया। 29,000 डॉक्टर अम्बेडकर गांव जो थे उनको उन्होंने समग्र विकास करने का काम किया। 29,000 उन्होंने जो है प्राइमरी स्कूल नए बनाने का काम किया। 5,000 जूनियर हाई स्कूल, 5,000 हाई स्कूल नए बनाने का काम किया। 7 अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, और उसमें से एक तो ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जो विश्व में अपने आप में अकेली ऐसी यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में बनाई, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से, जो यूनिवर्सिटी में खाली विकलांग जनों के लिए उन्होंने बनाने का काम किया। आज पूरे देश से विदेशों से भी लोग वहां आकर के पढ़ने का काम करते हैं। उन्होंने हर तरफ विकास करने का काम किया। इनकी तरह नहीं कि खाली दिखावे का काम करो, वोट लेने का काम करो और फिर ठोक देने का काम करो। इसलिए आपसे हमारा अनुरोध है कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख ली है, आपने समाजवादी पार्टी की सरकार देखी, और इसके पहले आपने बहन मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी की सरकार देखी। अब आपके सामने ये बातें जो रखी गई है, इन बातों को अपने साथ यही मत छोड़ दिएगा। जैसे कि श्री कपिल मिश्रा जी कह रहे थे, कपिल मिश्रा आपसे कह रहे थे कि इन बातों को आप जो हम कहेंगे अपने साथ ले जाइए। यही हमारा भी अनुरोध है कि अपने साथ ले जाइए, और साथ लेकर के घर में मत छोड़ दीजिएगा। उसको ले जाकर के अपने परिजनों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, उनके बीच में जाकर के घर घर जाकर के इन बातों को पहुंचाने का काम करिए, और इनका मुखौटा जो नकली मुखौटा है उसको उखाड़ फेंकने का काम करिए, और इनका असली चेहरा दिखाते हुए ये प्रण लेने का काम करिए, और उनसे भी संकल्प लेने का काम कराइए। खुद भी संकल्प लीजिए, उनसे भी संकल्प कराने का काम करिए कि अब की बार सन 2022 में हम लोग बहन मायावती की सरकार बनवाने का काम करेंगे, उनको 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम। और ये तो तय है। जिस तरह से आज पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम खत्म करके आज 74वां जिला आपका था, आज ये आखिरी जिला था, इसके बाद तो लखनऊ में हमारा 75वां जिला होगा, और 7 तारीख को वो कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम में बहन मायावती जी फिर से आएंगे हम लोगों के बीच में, और हमारी मुख्य अतिथि के रूप में उसमें आएंगे, ब्राह्मण समाज के बीच में आएंगे। उस वक्त उसके पहले आपने देखा कितना घबरा गए, कितना डर गए। भारतीय जनता पार्टी वालों की नींद उड़ रही है। समाजवादी पार्टी में तो पहले ही हवा निकल गई। जो जिस तरह से आज पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों को समाज का समर्थन मिल रहा है, और जिस तरह से हम लोगों को प्रमुख लोगों का समर्थन मिल रहा है, और जिस तरह से हमारी जो गोष्ठियां हुई हैं उसमें बढ़ चढ़ करके ब्राह्मण समाज के लोगों ने खुल करके हमको समर्थन देने का काम किया है, और घर घर में बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को यह आभास हो गया है कि उनकी सरकार जाने वाली। इसीलिए उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम आगे क्या करें। उन्होंने पहले तो क्या किया, पहले कहा कि ये प्रबुद्ध सम्मेलन जो ये कर रहे हैं ये बड़ी गलत बात है, इस तरह के सम्मेलन नहीं होने चाहिए, और ये अच्छी बात नहीं है, इसका विरोध करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, समाजवादी पार्टी ने भी विरोध किया। फिर समाजवादी पार्टी वाले खुद ही निकल पड़े, कहा कि हम भी करेंगे सम्मेलन, और साइकिल लेके निकले। 1 दिन के लिए निकले और उसके बाद बंद, क्योंकि जिस दिन निकले उसके कोई समर्थन प्रबुद्ध समाज का तो था नहीं। जो साइकिलें भी बाहर निकली, लखनऊ शहर में 3000 साइकिलें उनकी खो गई, वो अभी तक ढूंढ रहे हैं कहां चली गई। तो उनके पास उनको तो लग रहा है कि सब जो था वो भी गया। और इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को इतनी परेशानी पहले हमारे सम्मेलनों से थी, और अब आपने कल देखा होगा कि कह रहे हैं कि हम भी प्रबुद्ध समाज का सम्मेलन करेंगे। उनके मुख्यमंत्री जी भी इस प्रबुद्ध समाज का सम्मेलन करेंगे, और सारे मंत्री लोग मिलकर के करेंगे, जिले जिले जाएंगे, प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे। अब जब यहाँ आएंगे जिले में तो देखेंगे कि हम भी तो देखना चाहते हैं कि वो कहेंगे क्या। जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनसे, जो प्रश्न हमने खड़े किए हैं हर जिले में जाकर के, हम तो 74 जिले हो आए, ये लोग तो हेलीकॉप्टर उतारेंगे, इनके पास तो पैसा अपार है, हर जिले में एक हेलीकॉप्टर 4 हेलीकॉप्टर उतारेंगे। जिस तरह से 500 हेलीकॉप्टर इन्होंने तैयार करे हुए अगले चुनाव के लिए, तो उनका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब लोग हेलीकॉप्टर और इन सब चीजों में दिखावे में आने वाले नहीं है। इनसे पूछने का काम करेंगे लोग, नहीं भी पूछेंगे तो इनकी असलियत तो उनके सामने आई चुकी है
कि तुमने हमको दिया क्या है, लेने के सिवाय और क्या दिया। और इनको ये मालूम है कि इनकी जमीन खिसक गई, तो अब तो और भी आगे इस तरह की जो सोच विचार कर रहे हैं उसमें और भी आगे एक कदम बढ़ गए। इन्होंने एक एजेंसी पकड़ी, इन्होंने ऐसी एजेंसी पकड़ी, एक सी वोटर के नाम से एजेंसी है, ऐसी एजेंसी जिसको कि आप पैसा दीजिए और जो चाहिए वो लिखवा लीजिए। हमारे पास भी उनका एक आदमी आया था और उसने हमसे कहा कि आप जो है इतने रुपए, उनके यहाँ रुपए की गिनती कम नहीं होती, करोड़ों में चलती है, इतने रुपए दे दीजिए। तो हमने किसके दे दे? बोले हम लोग एक अभी सर्वे दिखाएंगे कि हमने पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वे किया है। सर्वे क्या करते हैं, घूम होता दफ्तर में बैठ के करते हैं। बोले इसको हम दिखाएंगे और दिखा करके हम अपने टेलीविजन पे और अपने एक न्यूज चैनल को लेकर के, न्यूज चैनल को भी कुछ दे करके और फिर हम उसमें दिखाने का काम करेंगे। हम लोगों को भ्रमित करेंगे, हम लोगों को बताएंगे। आपके मामले में तो असलियत बता देंगे, दूसरे अगर आप नहीं देंगे तो दूसरे के मामले में हमको भ्रमित करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप हम सही चीज दिखा दें तो हमको इतना रुपया दिलवा दीजिए। हमने कहा कि हम लोगों की पार्टी इस तरह से पैसा हम लोग पार्टी के पास नहीं होता। हम लोगों की पार्टी में तो हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता, वो अपना पैसा दे करके, चंदा दे करके और हमारी पार्टी को चलाने का काम करते हैं। इस तरह का पैसा हमारे पास नहीं है। उसके बाद आपने कल देखा वो चले गए भारतीय जनता पार्टी के पास में, भारतीय जनता पार्टी के पास जाकर के मिल गया होगा करोड़ों रुपया, जो भी रुपया वो मांग रहे थे उससे कहीं ज्यादा मिल गया होगा। और एक भ्रमित करने वाला उन्होंने कल दिखाने का काम किया कि अरे भारतीय जनता पार्टी तो जो पिछली बार 2000 जीत करके आई 17 में अपनी दोस्त से ज्यादा मजबूती से जीतने वाली है। कौन इनके इस विश्वास को, इस बात को विश्वास करेगा? लेकिन इन्होंने सोचा कि शायद इस तरह से दिखा करके हम उत्तर प्रदेश की जनता को भ्रमित कर दें। और यह बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो आज पूरी ताकत के साथ में लगे हुए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी उन्होंने ताकत झोंक दी है और बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने की ठान ली है और उसमें आगे निकल पड़े हैं, तो शायद हम उनका कुछ मनोबल गिरा दें। ये भूल रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता इनकी इस तरह की चीजों को अभी से नहीं देख रहे हैं, कई वर्षों से देख रहे हैं। ये हर बार जब चुनाव आता है तब ये करते हैं। 2007 की भी हमको याद है कि 2007 में किस तरह से बहुजन समाज पार्टी को सबसे नीचे दिखाने का काम कर रहे थे, लेकिन जब नतीजे आए तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी और बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। और अब की बार भी बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। जितनी सीटों से 2007 में बनाई थी उससे कहीं ज्यादा अधिक सीटों पर बना करके और अपनी बार बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आप लोग हमारे साथ में संकल्प लीजिए और लेकर के जाइए और यही संकल्प औरों से भी दिलाने का काम करिए कि अब की बार जो है सन 2022 में हम लोग अपनी पूरी ताकत लगा करके बहन मायावती जी को इसलिए मुख्यमंत्री बनाने का 5वीं बार काम करेंगे जिससे कि जो कानून की पटरी से उत्तर प्रदेश निकल गया है, बाहर चला गया है, उसको दोबारा पटरी में लाने का काम करेंगे। कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने का काम करेंगे। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं और हमारे साथ में हैं पूरी तरीके से, तो एक बार हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इतनी देर तक आप हमारे साथ बैठे हैं, आप दोनों हाथ उठा करके एक बार हमको इशारा करने का काम कर दीजिए कि आप हमारे साथ में संकल्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद।